मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई थी। ये माँ के दूर के रिश्तेदार थे और ये 3 बहन भाई थे। उनकी माँ का बहुत पहले देहांत हो चुका था। उनके बाबा ने ही उन्हें अकेले माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। बड़ी बेटी की उन्होंने अपनी जिंदगी में ही शादी कर दी थी और फिर उसकी शादी के कुछ साल के बाद वह भी इस दुनिया से विदा हो गए। अनम मेरी होने वाली ननंद का नाम था। इसकी शादी भी इसी शहर में हुई थी। बहुत ही अच्छी आदत की लड़की थी। मेरा रिश्ता लेने के लिए वही आई थी और शादी के तमाम इंतजाम भी उसने ही देखे थे। और जिस दिन मैं विदा होकर इस घर में आई तो उसने घर की चाबियां मेरे हाथ पर रखी और कहा कि आज से तुम इस घर की मालकिन हो, ये घर तुम्हारा है। बस मेरे दोनों भाइयों का हमेशा ख्याल रखना। ये बात कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मुझसे उन लोगों को कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी अपने पति के साथ शादी वाले दिन ही मुलाकात हुई थी। मैंने बहुत खुशदिली के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी और ये बदलाव मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इस दिन रात का वक्त था। मैं अपने पति के साथ मसरूफ थी। कमरे की लाइट जल रही थी, हम बातों में बिजी थे। अचानक मेरी नज़र खिड़की की तरफ पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वहां पर खड़ा देख रहा हो। पहले तो मैंने उसे अपना वहम समझा, मगर सही तौर पर मुझे वहां पर किसी का साया नजर आ रहा था। जब मैंने अपने पति से कहा और उसका ध्यान उस तरफ करवाया तो वे चौंक गए। जब वे बिस्तर से उठे तो वह साया वहां से हट गया था, जिसका मुझे यकीन हो गया कि वहां पर कोई था। वह कमरे से बाहर निकलकर देखने लगे, मगर घर पर कोई भी नहीं था। मेरा देवर अपने कमरे में सो रहा था। तब मेरे पति बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और मैं उनको इस कदर परेशान देखकर हैरत से देखने लगी और कहने लगी कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो सकता है, वहां पर कोई भी ना हो। मेरी बात पर वह कहने लगे, हाँ, ये तुम्हारा वहम ही था। अगर कोई होता तो मुझे जरूर नजर आ जाता। और वैसे भी घर में मेरे भाई के अलावा है कौन, और वह भी अपने कमरे में सो रहा है। उनका अंदाजा मुझे साफ टालने वाला था, जैसे वह मुझसे ज्यादा खुद को तसल्ली दे रहे हो और इस वक्त वे बात आई गई हो गई। मगर अब अक्सर मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे वहां पर खड़ा कोई मुझे देख रहा हो। और जब मैं पति से इस बात का जिक्र करती तो वे परेशान हो जाते। अब मैंने उनसे इस बात का जिक्र करना छोड़ दिया, मगर एक उनकी बात मुझे हैरान कर रही थी। वह मुझे अपने भाई से दूर रहने के लिए कहने लगे थे। पहले तो वह दबी लफ्जों में मुझे उससे दूर रहने को बोलते थे, मगर अब वह अजीब से तौर पर मुझे कहते थे, सिर्फ जरूरत की बात किया करो मेरे भाई के साथ। मैं तुम्हें इसके साथ बिना वजह फ्री होता नहीं देखूं। मुझे औरतों का गैर मर्दों के साथ बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ज्यादा बातें करने की आदत तो मुझे भी नहीं थी, मगर घर के काम और उसके काम तो मुझे करने ही पड़ते थे। इसको वक्त पर खाना देना, इसको कपड़े प्रेस करके देना, क्योंकि वह अपाहिज था और अपना कोई काम वह खुद से नहीं कर सकता था। इसके लिए एक आदमी रखा गया था जो पूरा दिन उसके साथ रहता था, मगर रात को अपने घर चला जाता था। काम तो मुझे ही करने पड़ते थे और फिर कभी कभार जरूरत पड़ने पर बात भी करनी पड़ जाती थी। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मेरे पति अपने भाई से इतने दूर क्यों हैं, क्योंकि जबकि मेरे देवर ने तो कभी मुझसे किसी किस्म की बात नहीं की थी और ना ही मैंने इसमें कभी कोई गलत बात देखी थी। मुझे लगता था कि मेरे पति को अपने भाई की तरफ से कोई गलत फहमी हो गई है और मैं चाहती थी कि मैं उनकी जल्दी से जल्दी ये गलत फहमी दूर कर दूं, क्योंकि इस दुनिया में उनके थोड़े से ही रिश्ते थे। मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो अपने पति को अपने खानदान वालों से दूर करती, बल्कि मैं ये चाहती थी कि वह अपने भाई के साथ अपना रवैया अच्छा कर ले, क्योंकि मैंने उन्हें देखा था वह उसके साथ बहुत रूड रहते थे और बहुत ही अजीब तरीके से बात किया करते थे। और उनके इस तरह से बात करने पर मैंने अपने देवर के चेहरे पर उदासी की एक लहर भी देखी थी, जैसे इसे अपने भाई के रवैये से बहुत तकलीफ होती हो। और मैं जब उनसे इस बारे में बात करती तो वह मुझे डांट देते और खामोश करवा देते और मुझे कहते कि तुम इस मामले में मत पड़ो, जबकि वे अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। और इस दिन वो आदमी जो मेरे देवर के काम करने के लिए रखा गया था वह छुट्टी पर था। इसे खाना देने के लिए जब इसके कमरे में गई तो मैं वापस पलटने ही लगी जब इसकी आवाज़ पर मैं रुक गई। कहने लगा, भाभी आप मेरे पास भी कुछ देर बैठ जाया करें, या भाई ने आपको मुझसे बात करने से मना किया हुआ है। इसके लहजे में बहुत ही ज्यादा उदासी थी। तब इसकी तरफ देखकर मेरे दिल को ख्याल आया और मैं उसकी बात से खुश होने लगी और मैं अपने पति की बात भूल गई जो उन्होंने मुझे कही थी। अब मैं इसके साथ काफी हद तक वक्त गुजारने लगी थी। मुझे इसे देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता था, क्योंकि वह अपाहिज था और वह कहीं भी आने जाने से महरूम था। पूरा दिन बस वह अपने कमरे में लेटा रहता था। अब मैं काफी ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारने लगी थी और तब मुझे अंदाजा हुआ
कि वह बहुत अच्छी बातें करता था, इसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। जबकि मेरे पति बातें बहुत कम करते थे, वह बहुत ही कम बोल इंसान थे। बस मैं ही बोलती रहती और वह खामोशी से सुनते रहते। मगर धीरे धीरे मुझे अपने देवर की बातें थोड़ी अजीब लगने लगी थी। कभी कभी वह बहुत ही अजीब से अंदाज में बात करने लगे थे और जब मैं इसकी बात को महसूस कर जाती तो बात को दूसरी तरफ मोड़ देते थे। मगर अब वह मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरे पति से अलग करने लगे थे। इसकी बात मेरे दिल में चुप कर रह गई थी। उसने मुझे बताया कि भाई शादी से पहले एक लड़की को पसंद करते थे और उसके साथ शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार थे। तब बाबा जिंदा थे और बाबा इस रिश्ते के खिलाफ थे, मगर भाई की जिद पर उन्होंने वहां पर मंगनी कर दी। मगर कुछ ही दिन गुजरे थे जब इस लड़की को कोई और अमीर लड़का मिल गया तो उसने मेरे भाई को छोड़ दिया, उसने मंगनी तोड़ दी। तभी मेरे भाई बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगे थे। एक बार तो उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, मगर वक्त पर ही बाबा उन्हें उठाकर अस्पताल में ले गए और उनकी जान बच गई। तब से भाई ऐसे ही हो गए हैं। मैं जानता हूँ वे आपसे भी वैसी मोहब्बत नहीं करते जैसे उन्हें करनी चाहिए, और ना ही आपसे वे ज्यादा बातें करते हैं। अभी भी वे हर वक्त गुमसुम से रहते हैं। मेरा मकसद आपको उनसे अलग करना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें प्यार से बदलने की कोशिश करें। जब उनके दिल में आपके लिए प्यार पैदा हो जाएगा तो वह आपकी कदर करने लगेंगे और अपनी पहली मोहब्बत को भूल जाएंगे। इसकी ये बात मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। मेरे पति ने मुझे इस बात के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मुझे बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था ये सोचकर कि मेरा पति मुझसे पहले किसी और से मोहब्बत करता था और वे अभी तक उसको भूल भी नहीं सके। अब मेरा उनसे रवैया बदलने लगा था। अब मैं भी गुमसुम सी रहने लगी थी। मैंने उनके साथ बात करना काफी हद तक कम कर दिया था। मेरी खामोशी और बदलते रवैये को उन्होंने पहले तो नजरअंदाज कर दिया, मगर जब काफी दिन तक मेरा यही रवैया रहा तो वे चौंक गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है, तुम मुझसे दूर दूर और उदास सी क्यों रहने लगी हो। जब वे मुझे ज्यादा फोर्स करने लगे तो मैं भी फूट पड़ी और उनसे कहने लगी कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप खुद भी मुझसे बात नहीं करते हैं, आप अभी तक अपनी पुरानी मोहब्बत को भूल नहीं सके। तो मैं आपसे बात करूं या ना करूं, मैं उदास रहूं या खुश रहूं, आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है। जब आपके दिल में ही मेरी कोई जगह नहीं है तो मेरी खुशी भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती होगी। मेरी बातें सुनकर वे हैरत में पड़ गए। ये सब कुछ तुम्हें किसने कहा है। मगर मेरे कोई भी जवाब दिए बगैर ही वे समझ गए कि मुझे ये सब कुछ उनके भाई ने बताया है। अब उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वे मुझे कहने लगे, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मुझसे दूर रहोगी, उसके साथ बात नहीं करोगी, तो तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आई। उनके इस कदर गुस्से करने पर मैं डर गई थी। फिर मेरी हालत देखकर वो कहने लगे कि वह मुझे पसंद थी और मैं इसके साथ शादी करना चाहता था, मगर जब उसने मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली तो मैं भी उसे आहिस्ता आहिस्ता भूल गया। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और किसी का भी प्यार नहीं है और ना ही किसी की जगह है। मगर मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मैं तुम्हें अपने भाई के पास ना देख लूं। इसे धमकी समझो या कुछ और समझो, और अगर मैंने तुम्हें इसके साथ बात करते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और ये बात मैं सही कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास में, इसलिए अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो। मैं उनकी बात सुनकर हैरत में पड़ गई थी। अपने सगे भाई से वो इस कदर नफरत करते थे, आखिर मैं उसके साथ क्यों बात ना करूं। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि वे अपने भाई से इतने फासले पर क्यों खड़े थे। और फिर मैंने अपना घर बचाने के लिए उनकी बात मान ली और उनके भाई से दूरी बना ली। वे अभी भी मुझसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करते थे और धीरे धीरे मैं फिर से उसके साथ बातें करने लगी थी। मगर अब मैं कोशिश करती थी कि पति के सामने ऐसी कोई बात ना हो जिससे उसे इस बात पर शक हो। और मेरा देवर भी मुझे कहता कि लगता है आपको भाई ने मुझसे बात करने से मना किया हुआ है। उसकी बात पर मैं खामोश हो जाती। वह मुझे कहने लगा कि आपको पता है भाई ऐसा क्यों कहते हैं, वह आपको मुझसे बात करने से क्यों मना करते हैं। ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी कब से चल रहा था। मैं भी इससे ये बात पूछना चाहती थी, मगर सवाल जुबान की नोक पर आते आते रुक जाता था। वो कहने लगा कि भाई का एक ऐसा राज है, एक ऐसी बात है जो उन्होंने सबसे छुपाई है और वे नहीं चाहते कि इस बात के बारे में किसी को पता चले, उनका ये राज किसी पर खुले। मैं इसकी बातों पर झटपटा कर रह गई थी और यह सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसा क्या राज है। जब मैंने उससे ये बात पूछी तो वो कहने लगा कि वह अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, वक्त आने पर वह मुझे सब कुछ बता देगा। मगर अब मेरे दिल में शक पैदा हो चुका था। वह कहने लगा कि अगर आपको ये बात जानने की जल्दी है तो आपको खुद ही राज जानना होगा, और अगर मुझसे पूछना चाहती हैं तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं आपको थोड़े से वक्त तक सब कुछ बता दूंगा।
मगर मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मेरे दिल में शक की चिंगारी जल उठी थी। अब जब वह घर आए तो मुझे उनकी हर बात ही शक में डाल रही थी। हालांकि वे हर रोज़ ही फ़ोन पर बिजी रहते थे और दोस्तों के साथ मैसेज पर बात भी करते रहते थे, सोशल मीडिया भी यूज़ करते थे। मगर इससे पहले मेरे दिल में कभी भी उनके लिए शक पैदा नहीं हुआ था। मगर अब मैं उनकी हर बात को ही शक की निगाह से देख रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वह मुझसे छुपकर लड़कियों से बातें कर रहे हो। और फिर उनके नंबर पर किसी की कॉल आई तो वे कॉल सुनने के लिए बाहर चले गए। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया, मेरा दिमाग खौलने लगा था। काफ़ी देर के बाद उनकी वापसी हुई और आते के साथ ही मैंने उनसे पूछा कि किसकी कॉल थी। वे जब भी मोबाइल पर बिजी थे और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे दोस्त की। मगर मुझे उनका मुस्कुराना बुरी तरह से चिढ़ा रहा था। आप कब से दोस्तों से बात करके इतना खुश होने लगे? और ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके साथ बात मेरे सामने नहीं हो सकती थी? मेरा अंदाज इतना तीखा था, इतना रूखा था। वे हैरान होकर मुझे देखने लगे और कहने लगे रमन की कॉल थी। रमन उनके बचपन का दोस्त था और वह दुबई में रहता था और अब अक्सर ऐसा ही होने लगा। उनके काफ़ी सारे दोस्त कानपुर से बाहर रहते थे और वे अक्सर इसे रात को ही कॉल किया करते थे। मगर मुझे लगता था वे किसी लड़की से बात करते हैं, क्योंकि बात करते करते वे कमरे से बाहर चले जाते थे। और एक बार जब वे फ़ोन पर बात करते हुए बाहर चले गए तो मैं भी उनके पीछे चली गई। मगर उन्हें इस तरह से हंसता हुआ देखकर मुझे गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझसे आज तक इस अंदाजे से कभी बात नहीं की थी और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने हड़बड़ाकर अपना फ़ोन बंद कर दिया और मुझे बाजू से पकड़कर खींचकर कमरे में ले आए। तुम होश में तो हो? पागल तो नहीं हो गई हो? उनके अंदाज में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और इस वक्त गुस्सा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। जब आप मेरे बजाय दूसरों को वक्त देंगे, मुझसे मुंह मोड़ कर रखेंगे, मगर बाकी लोगों से खुशी खुशी बात करेंगे, तो इस बात पर मैं गुस्सा भी ना करूं? वे मुझे काफ़ी देर खामोश नज़रों से देखते रहे। कहने लगे कि तुमने फिर से मेरे भाई के साथ उठना बैठना शुरू तो नहीं कर दिया? मगर अब मैं खामोश हो गई थी और उनसे झूठ बोला कि मैं उससे बात नहीं करती, सिर्फ काम की हद तक बात करती हूँ। अब मैं अपने देवर से कहने लगी थी कि मुझे बताओ ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा राज है जो सिर्फ तुम जानते हो, मैं नहीं जानती। वह सर नीचे कर कर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि हाँ ठीक है, मैं 1-2 दिन तक आपको बता देता हूँ, मगर अभी क्यों नहीं? मैं इसकी बात पर जिद करने लगी कि मुझे अभी बताओ और उसका ये कहना था कि वह मुझे आज नहीं मगर कल इसके बारे में ज़रूर बता देगा। मैं बेसब्री के साथ कल का इंतजार करने लगी थी और अगले दिन जब मैंने अपने देवर से इस बारे में पूछा था तो वो कहने लगा कि आपने ये दवा रात को भाई के दूध के गिलास में मिला कर देनी है। इस दवा को देखकर मैं चौंक गई और पूछने लगी कि ये कैसी दवा है। वह कहने लगा कि ये मुझे रात को पता चल जाएगा, इस दवा के इस्तेमाल के बाद ही वह मुझे राज की बात बताएगा। मेरे दिल में क्योंकि शक और बहुत सी बातें पैदा हो चुकी थी और मैं ये सोच रही थी कि जब इसका सगा भाई इसके बारे में कोई बात कर रहा है तो यकीनन वह सच ही होगी। रात होते ही मैंने वह दवा अपने पति के दूध के गिलास में डाल दी और खुद किचन में बर्तन धोने लगी। जब मैं वापस कमरे में गई तो दूध का गिलास खाली था। मैं बेफिक्र हो गई कि उन्होंने यह दवा पी ली है। अब बस मुझे वह राज जानना था, जिस राज को जानने के लिए मैं इतने वक्त से बेताब हो रही थी। इसके खुलने का वक्त आ गया था और जब मैं अपने देवर के कमरे में गई तो वह मेरा इंतजार कर रहा था। वह मुझे कहने लगा कि आपने भाई को वह दवा इस्तेमाल करवाई है? हाँ, जैसे तुमने कहा था मैंने वैसे ही किया है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि क्या राज है, इसको जानने के लिए बेचैन हो रही हूँ। मेरा इतना कहना था कि इसके चेहरे के अंदाज अजीब से हो गए, इसके देखने का अंदाज बदल गया था। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ, ऐसे लगा जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मैं वहाँ से उठकर जाने लगी, मगर अगले पल मेरे लिए ऐलान करने वाले थे और मेरी जान निकाल देने वाले थे। और इसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, आपको इतनी क्या जल्दी है जानने की? अभी आई है, बैठे कुछ देर। उसका अंदाज़ा, अल्फाज, लहजे सब कुछ बदले हुए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर मुझे ये भी यकीन था कि वह एक अपाहिज इंसान है। वह मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। वह तो चलने के लिए भी दूसरों का मोहताज था। वह मेरा क्या बिगाड़ सकता था? मगर ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब वह लाठी के बगैर खड़ा हो गया और लाठियों को उठाकर उसने एक तरफ फेंका और अब वह मेरे सामने खड़ा था। मैं हैरत से मुंह खोले उसे सर से लेकर पाँव तक देख रही थी। वह तो अपाहिज था, उन लाठियों का मोहताज था। तो क्या ये सब कुछ ढोंग था, ड्रामा था जो उसने सबकी नजरों में रचाया हुआ था? तो इसके बहन भाई भी इसकी हकीकत से अनजान थे या वह सब आपस में मिले हुए थे? जो भी था, ये सब मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। वह तो मुझे मेरे पति का राज बताने वाला था, मगर अब मैं बहुत परेशान हो गई और कोई राज जानने की ख्वाहिश नहीं रही थी। मुझे अपने पैरों के नीचे से ज़मीन सरकती हुई महसूस हो रही थी। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं ज़मीन पर बैठती चली गई।
वह मेरी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मैंने अपना सर दोनों हाथों से थामा और जब वह गलत इरादे लेकर मेरी तरफ बढ़ा तो मैं करंट खाकर पीछे हटी। कुछ ऊपर वाले का डर करो, ये सोचकर ही शर्म कर लो कि मैं तुम्हारे भाई की इज्जत हूँ, तुम्हारे खानदान की इज्जत हूँ और तुम अपने ही घर की इज्जत को मैला करने पर तुले हो। भाई, नफरत है मुझे उस शख्स से। मैं उसे बर्बाद कर देना चाहता हूँ। मैं उससे भी खुशियाँ छीन लेना चाहता हूँ। अब की बार मैंने उसे हैरत से देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? अपने ही भाई से तुम नफरत किस तरह से कर सकते हो? आखिर ऐसा क्या हुआ है? उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मैं पलक से मोहब्बत करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने उससे मंगनी रचाई। मगर मैंने भी उनकी शादी उसके साथ नहीं होने दी और पलक को उनसे इतना दूर किया कि उसने भाई को छोड़ दिया और किसी और आदमी से शादी कर ली। मैं आपको भी उससे अलग करना चाहता था और मैं चाहता था कि आप भी उसे छोड़कर चली जाएं और वह तकलीफ से गुजरे जो मैंने सही है। और यह अपाहिज होने का ड्रामा भी मैंने आपकी शादी से कुछ वक्त पहले ही रचा था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने डॉक्टर को पैसे देकर खरीद लिया था और इससे ये सब कहने को बोला था जो मैं करवाना चाहता था। सब लोग ही मुझे बेचारा और अपाहिज समझते हैं, मगर हकीकत यह है जो तुम देख चुकी हो। मगर अफसोस, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है और अगर तुम किसी को बताओगी भी तो भी कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। अपनी बात पूरी करने के बाद वह जोर जोर से हंसने लगा। वह इस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा मक्कार इंसान लग रहा था, जैसे रिश्तों का बिल्कुल भी लिहाज नहीं था। मुझे रह रह कर अपने पति की बातें याद आ रही थी, जब वह मुझे उससे बार बार दूर रहने को कहा करते थे, मगर तब मैं उनकी बातों को समझ नहीं सकी और अब जब समझ आई तो वक्त गुजर चुका था। इसकी बात सही थी कि मेरा कोई भी यकीन नहीं करता, मगर एक आवाज पर मैं तड़प कर पलटी थी। मैं उसकी बात का करूंगा यकीन, क्योंकि मैं भी सच अपनी आंखों से देख चुका हूँ और अपने कानों से सुन चुका हूँ। मेरे देवर के चेहरे के अंदाज भी मुझसे छुपे नहीं थे। मैं भागते हुए उनके पीछे जाकर छुप गई। ये तो मैं पहले दिन से ही जानता था कि तुम अपाहिज होने का ड्रामा कर रहे हो और तुम्हारी पलक के साथ मोहब्बत से मैं वाकिफ नहीं था। पलक मुझे पसंद करती थी और उसकी पसंद पर ही रिश्ता हुआ था। हाँ, ये मेरे लिए हैरान की बात है कि इसे भी तुमने ही मुझसे अलग किया था। मैं इस बात के बारे में नहीं जानता था, मगर मैं ये ज़रूर जानता था कि तुम्हारी मेरी बीवी पर बुरी नज़र है, तभी मैं इससे तुमसे दूर रहने की कोशिश किया करता था और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ इस आदमी को रखा था जो मुझे तुम्हारी पल पल की खबर देता था। जो भी इसके साथ बात करते थे वह मुझे हर बात बताता था, इसीलिए मैंने इसे रखा था और यही मकसद था। और जब तुमने आज उससे नींद की दवा मंगवाई तो उसने मुझे बता दिया था। मैं समझ गया था कि तुम्हारे इरादे खतरनाक है, मगर तुम इस हद तक गिर जाओगे ये मैं नहीं सोच सकता था। अब मेरा देवर शर्म से सर झुकाए खड़ा था। वह नहीं जानता था कि इसका राज यूं उसके अपनों पर भी खुल जाएगा। और आज जब ये गिलास दवा में मिला रही थी तो मैंने देख लिया था और वह दूध मैंने गिरा दिया था और तुम्हें ये लगा कि मैंने उस दूध को पीकर खत्म किया है। अगर मैं ऐसा करता तो मैं तुम्हारा सच कभी भी नहीं जान सकता था। वह सच जिस पर पहले मुझे शक था और अब यकीन में बदल गया है। कुछ दिन के बाद मेरे पति मुझे लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गए थे। अब मैं बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा हो रही थी कि मैंने अपने इतने अच्छे और शरीफ पति पर शक किया। अगर उस दिन वे वाकई वह दूध पी लेते तो मैं खुद से भी नजर मिलाने के काबिल न रहती। और फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे अपने किए की माफी मांगी तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, और तुमने मेरे भाई की बातों पर आकर मुझ पर शक किया। अब मैं शर्मिंदगी से सर झुका चुकी थी। मेरा देवर हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर मेरे पति की मौजूदगी में आता और हमसे माफ़ी मांगता। मैंने उसे माफ़ तो कर दिया था, मगर मैं इसके साथ कोई भी बात नहीं करती थी। और फिर देवर ने भी अब इनके साथ ऑफिस में जाना शुरू कर दिया था। उनके ऑफिस में ही एक लड़की थी जिसको वह पसंद करता था और उसकी मर्जी से उसके साथ शादी कर दी गई। मैं अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, मगर आज भी जब वो रात मुझे याद आती है तो मैं ऊपर वाले का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी इज्जत सलामत रह गई। धन्यवाद दोस्तों।